होम रूल आंदोलन, उसी क्रम में आगे बढ़ना है। होम रूल आंदोलन। The word home rule taken from Ireland. होम रूल आयरिश भाषा का शब्द है। होम रूल आयरिश भाषा का शब्द है। द वर्ड होम रूल टेकन फ्रॉम आयरलैंड। सर्वप्रथम इसका प्रयोग आयरिश नेता रेडमांड ने किया था। सर्वप्रथम, फर्स्ट टाइम, द आयरिश लीडर रेडमांड यूज्ड द वर्ड। होम रूल का अर्थ होता है स्वशासन, तो इसको अलग से लिखने की जरूरत तो है नहीं। होम रूल मतलब स्वशासन, अपने यहाँ का शासन अपने हाथ में, स्वशासन। ठीक है, तो इसमें और स्वतंत्रता में अंतर क्या है? एक्चुअली भौगोलिक सीमा के भीतर की जो शासन व्यवस्था वो अपने हाथ में हो, लेकिन उस भौगोलिक सीमा का जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है या अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक मामले हैं विदेशी, वो किसके हाथ में है, कहाँ से गवर्न हो रहा है, इसका बहुत लेना देना इस होम रूल का नहीं है। ठीक है, तो इंटरनल एक्सटर्नल कहने का मतलब एक्सटर्नल जो सवर्जिनिटी है, जो सवर्जिनिटी जो संप्रभुता होती है किसी भी देश की, संप्रभुता होती है, शासन करने की स्वतंत्रता को संप्रभुता कहते हैं। एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों होती है। तो इंटरनली जो सवर्जिनिटी है वो तो स्वशासन को कहा जा सकता है, बट एक्सटर्नल जो सवर्जिनिटी है उससे, अब उस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है, तो उससे कोई लेना देना स्वशासन से नहीं है। वो अपने हाथ में है तो ठीक है, नहीं मतलब वो कोई इशू ही नहीं इसका। क्लियर? तो इसका मतलब है स्वशासन। सर्वप्रथम आयरिश नेता रेडमांड ने इस शब्द का प्रयोग किया था। भारतीयों को स्वशासन में दीक्षित करने के लिए, भारतीयों को स्वशासन में दीक्षित करने के लिए तिलक और एनी बेसेंट ने भारत में यह आंदोलन चलाया। ठीक है, तो तिलक एंड एनी बेसेंट, तिलक एंड एनी बेसेंट मेड रन द सेपरेटली होम रूल मूवमेंट, मेड रन द सेपरेटली होम रूल मूवमेंट फॉर ट्रेनिंग टू इंडियंस इन होम रूल। भारतीयों को स्वशासन में दीक्षित करने के लिए तिलक और एनी बेसेंट ने अलग अलग होम रूल आंदोलन चलाया। मेड रन होम रूल मूवमेंट सेपरेटली, ठीक है, फॉर ट्रेनिंग टू इंडियंस इन होम रूल। हो गया? तो ये होम रूल आंदोलन है, तिलक का अलग है और एनी बेसेंट का अलग है, इसलिए सेपरेटली। क्लियर? तो तिलक का होम रूल लीग, होम रूल लीग ऑफ तिलक। तिलक मतलब, तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक। स्थापना 28 अप्रैल 1916, एस्टैब्लिश्ड इन 28 अप्रैल 1916। फाउंडर तिलक, लिखते रहिए, फाउंडर तिलक। अध्यक्ष, संस्थापक इसके तिलक हैं, बाल गंगाधर तिलक। और प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा, पूछा जा चुका क्वेश्चन है जोसेफ बैप्टिस्टा। द फर्स्ट प्रेसिडेंट जोसेफ बैप्टिस्टा। ठीक है, जोसेफ बैप्टिस्टा। अदर लीडर्स, अन्य नेता, जी एस खापर्डे, जी एस खापर्डे,
GS खापर्डे, BS मुंजे, BS मुंजे, RP करंडीकर, RP करंडीकर, करंडीकर KAR। चलो हो गया। क्षेत्र रीजन्स या एरिया जहां पर ये फैला हुआ था, महाराष्ट्र, बंबई को छोड़कर, महाराष्ट्र एक्सेप्ट बॉम्बे, तो महाराष्ट्र में बचे ही क्या। इसके बाद मध्य प्रांत, मिडिल प्रोविंस, मध्य प्रदेश वाला, बरार और कर्नाटक, बरार और कर्नाटक, बरार एंड कर्नाटक, बरार भी आजकल कर्नाटक के भूभाग के अंदर ही है। तो बरार एक प्रांत के रूप में कब आया है, एज ए प्रोविंस बरार एक्सिस्टेंस में कब आया, जल्दी तुरंत तुरंत बताइए। बहमनी राज्य जब टूटा विजयनगर के समकालीन, तभी बहमनी राज्य टूटकर 5 भागों में बटा हुआ था। बरार, बीदर, गोलकुंडा, मतलब बटा हुआ था ना 5 राज्यों में, उसी में बरार भी है। बीजापुर, तो वो 1560-62 की है शायद इसकी। चलो खैर कोई नहीं। तो ये क्षेत्र, तिलक ने अपने पत्र मराठा और केसरी के माध्यम से होम रूल लीग का प्रसार किया। तिलक ने अपने पत्रों नॉट पत्र, तिलक expanded his home rule league by the medium of his papers, by the medium of his papers। नाम बताओ जल्दी से, कौन बताएगा, पेपर्स के नाम बताओ जल्दी, आप ही बताओ। मराठा एंड केसरी, लेटेस्ट मुद्दा है इसलिए याद है, बना रहे। मराठा एंड बाय द मीडियम ऑफ हिज पेपर्स, मराठा एंड केसरी, पेपर्स मतलब न्यूज पेपर्स। चलिए अब ये हो गया। इनका नारा भी लिख लो, हालांकि बड़ा प्रचलित नारा है, सबको याद ही है, पॉपुलर प्रचलित नारा है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो इसको याद रख लीजिए, कोई क्लास की बात नहीं है, कोई परीक्षा की बात नहीं है, ये वैसे भी कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। तो उन्होंने नारा दिया, ही गेव द स्लोगन, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो स्वराज इज माई बर्थ राइट और मैं इसे लेकर रहूंगा, एंड आई विल हैव इट। बहुत सही, आई विल हैव इट, आई शैल हैव इट, नहीं तो विल लगा दो, क्योंकि उन्होंने कहा कि बिल्कुल निश्चित रूप से मैं लेकर ही रहूंगा, तो चेंज हो जाता है जब फॉर्मली बात होती है, तो इधर को उधर हो जाता है। आई विल हैव इट, ठीक है। तिलक है, एक बार कह दिए तो लेकर ही रहेंगे, तो ठीक है, हो गया। तो अब आ जाइए, दूसरा होम रूल लीग आंदोलन है ऑल इंडिया होम रूल लीग। ऑल इंडिया होम रूल लीग established in September 1916 Madras, established in September 1916 at Madras, founder Annie Besant, Annie Besant, ये ठीक, Annie Besant, Annie, सचिव सेक्रेटरी जॉर्ज अरुंडेल, सेक्रेटरी हैं इसके, सचिव हैं जॉर्ज अरुंडेल, जॉर्ज अरुंडेल। अदर लीडर्स मोतीलाल नेहरू, अन्य नेताओं में शामिल हैं इसमें मोतीलाल नेहरू
तेज बहादुर सप्रू। अब देखो दो बड़े नाम है, बाकी तो जोड़ दो, इनके बड़े नाम है, इनके साथ बहुत लोग होंगे तो कोई टेंशन नहीं। क्षेत्र, इसीलिए ऑल इंडिया है क्षेत्र के कारण। क्यों? तिलक के क्षेत्र को छोड़कर पूरा भारत, द होल इंडिया एक्सेप्ट द रीजन ऑफ तिलक, एक्सेप्ट द रीजन ऑफ तिलक, तिलक के क्षेत्र को छोड़कर पूरा भारत। ठीक है। शी एक्सपेंडेड हर ऑर्गेनाइजेशन बाय हिज मैगजीन्स, बाय हर मैगजीन्स। इनके पत्रिका का नाम बताइए। इनका पत्र नहीं, पत्रिका है, कॉमनवेल्थ एंड न्यू इंडिया। तो बाय हर मैगजीन्स, कॉमनवेल्थ व्हील, पहिया वाला व्हील है क्या? हाँ वही है, एंड न्यू इंडिया। Yes, she used the magazine Commonwealth and New India for expansion of her organization। ठीक है। एनी बेसेंट भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की विरोधी थी। मैंने अभी इसके लिए 2 मिनट बोला है इस पर कि इंटरनल सोवरेनिटी, एक्सटर्नल सोवरेनिटी, इसीलिए बोला है कि भाई आगे आएगा, थोड़ा सा पहले से मैं डाले दूंगा। क्योंकि ये स्वशासन तो देना चाहती थी लेकिन पूर्ण स्वतंत्रता की विरोधी। कहने मतलब ऊपर से तो कोई शासन करे, लेकिन इंटरनल मामलों में राजस्व क्या लिया जाएगा, क्या फसलें उत्पादन की जाएगी, टैक्सेशन क्या होगा, है ना, या फिर सड़कें कैसे बननी है, डेवलपमेंट का क्या प्रारूप होगा, यहाँ के संसाधनों का यूटिलाइजेशन कैसे होगा, लोग विकास का मतलब क्या समझते हैं, यहाँ के विकास का आधार क्या होना चाहिए, कल्चरल डेवलपमेंट है या ब्रिटिशर्स या यूरोपियन सिस्टम को हम यहाँ इम्प्लीमेंट करें, ये जो भी निर्धारण है ये एक्चुअली यहाँ के लोग ही तय कर सकते हैं। दिस इज स्वशासन। तो एनी बेसेंट यहां तक तो ठीक है, लेकिन एक्सटर्नल नहीं चाहती कि अंग्रेज भारत से जाए। अंग्रेजों के अधीन भारत का स्वशासन, कहने का अगर कहा जाए तो ये कह सकते हैं इनका स्वशासन कैसा, अंग्रेजों के अधीन भारत का स्वशासन। तो एनी बेसेंट भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की विरोधी थी। एनी बेसेंट वॉज द अपोजर ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। अगस्त 1917 में मॉन्टेग्यू ने घोषणा की। मॉन्टेग्यू कौन है भाई? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड तो दूसरा है, मॉन्टेग्यू अलग है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक सुधार आया था जिसको 1919 भारत शासन अधिनियम कहते हैं। तो इसकी जो रूपरेखा बनाई गई, पहले मॉन्टेग्यू जो भारत सचिव है, वायसराय तो चेम्सफोर्ड है, बट मॉन्टेग्यू भारत सेक्रेटरी ऑफ इंडिया एट लंदन ये है। इसने एक रूपरेखा बनाई, वो सारी चीजें बनता नहीं, एक बाइलॉज, ये बाइलॉज बन गया, अब उसी आधार पर ये एक्ट बनेगा। तो पहले अब बाइलॉज में क्या होता है कि सबसे पहले उस एम को दिखा जाता है जो हमें शो करना है, आपको दिखाना है। चलो ठीक है, आपके बारे में सोचते हैं कुछ अच्छा ही करेंगे। अब इसके बाद जब पूरा मंथन होता है तब आपको कैसे लगे कि आपके हित की बात है, ये शो करना हो, टोटल करना है अपनी वाली, अपने फेवर में। आपको केवल दिखाना है कि आपके लिए, आपको समझा भी देना हो, आपको समझ जाना भी है, फिर तो ठीक है, आप ही सही है। जैसे यहाँ के बहुत सारे जमींदार, जागीरदार और ये सब बड़े लोग, एलिट लोग, पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, समझदार तो नहीं कह सकते, पढ़े लिखे कह सकते हैं, ये सब ब्रिटिशर्स के फेवर में चले गए। बेसिकली उनकी नीतियों के फॉलोअर्स हो गए, उनकी एक्टिविटीज के फॉलोअर्स हो गए। क्यों? उनको क्यों लगा कि परतंत्रता भारत के लिए जरूरी है और भारत अच्छा, ये अच्छा है? क्योंकि उनको समझा दिया गया कि भाई देखो, तुम्हारे यहाँ का जो कल्चर है तुमको धरती के नीचे 3 फीट लेके जाके छोड़ देगा, जो उसके नीचे, वो कुल मिला के उसका जो डायरेक्शन है नीचे की ओर है। हमारे यहाँ मॉडर्निटी है, इसको अपनाओगे तो फायदे में रहोगे, सीधी सी बात है। तो ये पढ़े लिखे लोग हैं तो उन्होंने देखा, बोले हाँ ये तो कहे तो ठीक ही रहा है,
क्योंकि जिसके पास कुछ आता है, सुविधा, कंफर्टेबिलिटी, उसको लगता है इसको और बढ़ाओ। जिसने मारुति कार ले ली वही फॉर्च्यूनर के बारे में सोच सकता है, लेकिन जो साइकिल्स चल रहा है वो एक्चुअली फॉर्च्यूनर और कार के बारे में भी नहीं सोच सकता। बहुत ज्यादा सोचेगा तो स्कूटर, समझ रहे ना। तो ये लोग लाभ लेते थे, तो उनकी पॉलिसीज में एक ह्यूमैनिटी दिखी, और मॉडर्निटी में ह्यूमैनिटी है, तो इनको लगा ठीक है यार, थोड़ा सा प्रमोट करते हैं चीजों को। तो इनको समझा दिया गया कि हम अगर आप पर कोई जुल्म भी करें, क्योंकि खराब चीजों को समाप्त कर, ऑपरेशन जब करते हैं तो पेन होता है, लेकिन उससे कैंसर ठीक हो जाता है, फोड़े ठीक हो जाते हैं। तो उस पेन, तो मैं, अब अंग्रेजों ने समझा दिया इन लोगों को, मैं जो भी पेन होगा तुमको समझो मैं ऑपरेशन कर रहा हूं आपको अच्छा करने के लिए। ये समझ के पढ़े लिखे थे, और नीचे वाले इन पर डिपेंड थे। भाई साहब जो कहेंगे, बाबू साहब जो कहेंगे, पंडित जी जो कहेंगे, जमींदार साहब जो कहेंगे, मुझको उसे मानना ही मानना है। वो समझ गए चीजों को, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि एनी बेसेंट, अब एनी बेसेंट पे आ जाइए, नहीं वहां तो फिर दूर तक हम लोग निकल जाएंगे, वो मुद्दा अलग है, मॉडर्निटी का मुद्दा है, ठीक है। तो एनी बेसेंट जो एक्सटर्नल सवर्जिनिटी, वो भारत को स्वशासन तो देना चाहती थी, यहाँ के लोग अपने अकॉर्डिंग अपना डेवलपमेंट तय करें, लेकिन एक्सटर्नल मामले छोड़ दें। क्यों? क्योंकि इफेक्ट के रूप में रहना चाहिए, जैसा कि इसके पहले अंग्रेजों ने समझा दिया और लोग समझ भी गए, और धीरे धीरे करके वो एक तब्दीली, एक परिवर्तन, एक चेंज आया मॉडर्निटी के रूप में, एक वेस्टर्नाइजेशन के रूप में। तो अध्ययन का विषय है, तो एनी बेसेंट इसके फॉलोअर, दैट्स इट, क्लियर। पूर्ण स्वतंत्रता की विरोधी थी, लोकप्रियता मिली जनता में इनको, तो इनको गिरफ्तार कर ले। तो मॉन्टेग्यू, हाँ, तो मॉन्टेग्यू पर चर्चा हो रही। तो 1917 में मॉन्टेग्यू ने घोषणा की, क्योंकि एक रूपरेखा बनाई ना 1919 की, तो उसमें कहती मुझे भारत को स्वशासन देना है। अब एक्चुअली तिलक पर उसने फोकस नहीं किया, उसने फोकस किया किसको? एनी बेसेंट पर। क्यों? क्योंकि एनी बेसेंट का जो ऑल इंडिया होम रूल लीग है वो पूरे भारत में फैल गया और आम जन तक लोकप्रिय हो गया। तो जन जन तक वो पूरा उसका प्रसार है। तो फिर अगर उसके लिए कोई कमेंट आता है ब्रिटिशर्स का, तो आम जनता के लिए वो कमेंट हो जाता है। तो एनी बेसेंट से कहा गया भाई मेरा उद्देश्य ही है, मॉन्टेग्यू ने घोषणा क्या की, अनाउंस क्या किया, मेरा उद्देश्य है भारत को स्वशासन देना, तो मैं आगे जो भी कदम उठाऊंगा भारत के स्वशासन के लिए उठाऊंगा। तो ये मान गई, अपना जो विरोध है या अपना आंदोलन है वापस ले लिया, खत्म हो गया मामला, क्लियर है। उसी आधार पर 1919 भारत शासन अधिनियम बना। भारत शासन अधिनियम पढ़िए तो पता चलेगा भारत को स्वशासन किस रूप में दिया गया है। मुसलमानों को अलग दिया गया, सिखों को अलग स्वशासन दिया गया, दलितों को भड़का दिया गया, जो बाद में स्वशासन मांगने ही लगे कि मुझको अलग। अब जितने लोग स्वशासन वाले हैं सबके लिए अलग अलग कंट्री चाहिए पूरे देश में, सेपरेट इलेक्टोरेट, फिर बाद में सेपरेट कंट्री। यही दिया अंग्रेजों ने स्वशासन। अब दिखाने में दे दिया मैं स्वशासन दे रहा हूं, बाकी यहाँ क्या हलचल हो रही है वो सारे लोग आगे तक जानते ही हैं। फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी दे गया और समझाया क्या? स्वशासन दे रहा हूं। पूरा निचोड़ जो एक निष्कर्ष है वो यही है कि समझाया स्वशासन दे रहा हूं और दे गया फूट डालो और राज करो की नीति, भारत को बांटने की नीति, ठीक है। तो 1917 में मॉन्टेग्यू ने घोषणा की कि मेरा उद्देश्य भारत को स्वशासन देना है, ठीक है। मॉन्टेग्यू अनाउंस्ड in 1917 that his aim was to give home rule to India, home rule to India. So Annie Besant returned back her movement. So Annie Besant returned back her movement. अतः एनी बेसेंट ने अपने आंदोलन को वापस ले लिया। 1917 में एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्षा बनी। इन 1917 एनी बेसेंट बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। चलिए, तो ये ऑल इंडिया होम रूल लीग आंदोलन था। इन लोगों का जो प्रयास है स्वराज के लिए है, भारत को जोड़ने के लिए है। क्रांतिकारी आंदोलन में एक, इसको ना उग्रवाद कह सकते हैं ना आतंकवाद कह सकते हैं,
इसको क्या कह सकते हैं, मानसिक परिवर्तन करने का एक प्रयास कह सकते हैं। किसके लिए? फॉर द स्वशासन, लोगों को जागरूक, ये दोनों मूवमेंट केवल लोगों को जागरूक करने के काम आए कि किस प्रकार से विदेशी यानी कब्जा करने वाले हम पर हमको शोषित करने का प्रयास कर रहे हैं और कर ही रहे हैं। हमको चाहिए स्वशासन। सारी क्रांतिकारी गतिविधियां 1919 तक हम लोगों ने पढ़ी। अंग्रेजों की क्या प्रतिक्रिया होगी? ज्यादातर इस पूरे पीरियड में गोली, बम, बंदूक, पिस्तौल यही चला है, खून के बदले खून, टिट फॉर टैट। ठीक है, तो अब अंग्रेजों के द्वारा जो ली गई पॉलिसी है वो क्या होगी? वो कोई बहुत इनको सुधार देने वाली पॉलिसी नहीं होगी। सबसे पहले सप्रेस पॉलिसी होगी कि ऐसे मूवमेंट को, क्रांतिकारी आंदोलन को कैसे सप्रेस किया जाए। पहले तो दबाओ इसको, इनके मनोबल को दबाओ, इनके फोर्स को, इनके बल को दबाओ और इनको पूरी तरीके से खत्म करो। ठीक है, तो इसके लिए अंग्रेजों ने क्या किया? रौलट एक्ट, एक अधिनियम बनाया। तो इस चीज को आप नोट करिए एक लाइन में, पैराग्राफ चेंज करिए, ट्रैक चेंज करिए और अंग्रेजों की तरफ चलिए फिर से। ठीक है, भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए अंग्रेजों ने सिडनी रॉलट की अध्यक्षता में बनाई गई समिति के रिपोर्ट के आधार पर, रॉलट अधिनियम पास किया। तो द ब्रिटिशर्स passed Rowlatt Act on the recommendation of the Rowlatt Committee, which was formed in chairmanship of Sidney Rowlatt, Sir Sidney Rowlatt, for prevent the revolutionary activities in India, क्लियर? तो अब ये देखिए, रॉलट एक्ट कब आया? 18 मार्च 1919, रॉलट एक्ट 18 मार्च 1919। इसके नाम लिखो, अदर नेम्स, अन्य नाम। अब इसका जो ड्यूरेशन है, पहले ड्यूरेशन लिख लो, कितने साल के लिए आया ये? इसको लग रहा है 2-3 साल में खत्म कर दें, तो 3 इयर्स। इसका जो कार्यकाल है, ड्यूरेशन है, वो 3 वर्ष का है। ठीक है, अदर नेम्स ऑफ द एक्ट लिखिए। सबसे पहले क्रांतिकारी और अराजकतावादी अधिनियम, रिवोल्यूशनरी एंड एनार्किस्ट एक्ट, रिवोल्यूशनरी एंड एनार्किस्ट एक्ट, क्रांतिकारी और अराजकतावादी अधिनियम। कि क्रांतिकारी आंदोलन जिसका नाम दे रहे हैं वो एक्चुअली अराजकता फैलाने का एक माध्यम है, इसलिए इनको पकड़ो, रॉलट एक्ट, पहली विशेषता। दूसरा नाम है इसका ब्लैक लॉ, काला कानून। ब्लैक लॉ, काला कानून। फिर तीसरा नाम जो इसका दिया गया, बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून। लिखा द लॉ ऑफ या एक्ट ऑफ नो एडवोकेट, नो अपील एंड नो आर्गुमेंट। विदाउट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, विदाउट लॉयर, विदाउट अपील एंड विदाउट दलील, एक्ट ऑफ। ठीक है, टेररिज्म क्राइम एक्ट। ठीक, टेररिज्म क्राइम एक्ट, आतंकवाद अपराध अधिनियम।
ये इसके नाम है, इनकी विशेषता होगा। इसका ये सारे नाम जो इसलिए पड़े क्योंकि इस सब किसी तरीके से भी भारत में हो रही क्रांतिकारी गतिविधियां, उग्रवादी गतिविधियां, जिसको इन लोगों ने आतंकवादी गतिविधियों का नाम दिया, संज्ञा दिया, एक्चुअली उसको बैन करने के लिए भारतीयों ने उसको आतंकवादी गतिविधियों के रूप में स्वीकार तो किया है, लेकिन उसके पीछे लॉजिक भी दिया है। वो मैंने कल एक लाइन बोली थी भूपेंद्र नाथ दत्त की कि पराधीनता की ग्लानि जब जब असहनीय होती है तब तब देश में देश प्रेम आतंकवाद के रूप में प्रस्फुटित होता है। क्या है आतंकवादी? अपने अधिनियम में कुछ नहीं है, वो जान रहे हैं, वो जो लिख रहा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के उन्होंने जस्टिफाई किया है कि भाई ऐसा करोगे तो उसको आतंकवादी ही समझ लो। तो उद्देश्य क्या है इस अधिनियम का? एम टू बैन द रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। चलिए, तो ये क्लियर हो गया रोलोटाइट का, और इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी है नहीं, किस लिए आया, क्या करा, सारी पिक्चर क्लियर है। यहाँ पर आतंकवादी गतिविधियां उसको पूरा बैन करने के लिए इसको एक लीगली बैन करना चाह रहे हैं, ताकि पकड़ पकड़ के इस एक्ट के अनुसार, अब इसमें बहुत संदेह के आधार पर पकड़ सकते थे, बहुत ज़्यादा इसमें आर्गूमेंट नहीं हो सकता था, किसी ने भी दो लोग मिलकर बता दिया कि इसने जो है, तो कुल मिलाकर के भारतीय क्रांतिकारी या ऐसे नेताओं को पकड़कर जेल में बंद करने का, अथवा तो उन्हें फांसी देने का, अथवा तो आजीवन कारावास करने का एक बहाना था रॉलेट एक्ट, बस। क्लियर? फोर्सली बैन करने। अब ऐसा करोगे जबरदस्ती, क्योंकि कुछ लोग तो भाई लीगल धरने पर बैठे हैं, कुछ लोगों की मांगे लीगल हैं, तो विरोध तो होगा भारत में, तो प्रोटेस्ट हुआ। तो एक हेडिंग डालिए, प्रोटेस्ट अगेंस्ट एक्ट इन इंडिया। प्रोटेस्ट अगेंस्ट एक्ट इन इंडिया। सबसे पहले गांधी जी, गांधी जी ने इसके विरोध में 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। गांधी जी कॉल्ड कंट्री वाइड स्ट्राइक, गांधी जी कॉल्ड कंट्री वाइड स्ट्राइक ऑन 6 अप्रैल इन द प्रोटेस्ट ऑफ एक्ट। 6 अप्रैल 1919 है, कंफ्यूजन हो तो बगल में लिख लीजिएगा 1919, क्योंकि मामला सब 1919 का, इसलिए मैंने 6 अप्रैल कर दिया है। 6 अप्रैल 1919 को कंट्री वाइड मतलब देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया, बुलाया। कब? पूरे देश में इसके खिलाफ आयोजन होना चाहिए, हड़ताल होनी चाहिए अंग्रेजों के खिलाफ। एंड इस्टैब्लिश्ड सत्याग्रह सभा आल्सो, और सत्याग्रह सभा की स्थापना की गांधी जी ने। तो गांधी जी का मामला है कि कंट्री वाइड स्ट्राइक एंड सत्याग्रह सभा। बड़ा काम का अस्त्र है गांधी जी का सत्याग्रह। तो भाई वास्तविकता के लिए वो पहले बता रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं। अब नहीं मानोगे तो बल तो प्रयोग करना ही पड़ेगा। उसके लिए लोगों को ही आग्रह करेंगे, खुद कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि वो सबके हित की बात है। तो सबको वो कॉल करेंगे, आह्वान करेंगे कि ये आपकी वास्तविकता है, इसके लिए आप लड़िए, आप पर जो हो रहा है ये ठीक नहीं है। दिस इज सत्याग्रह। ठीक है, तो ये चीजें एक्चुअली साउथ अफ्रीका से इनके दिमाग में आई हैं। सत्याग्रह गांधी के दिमाग में जो इनबिल्ड हुआ है वो फ्रॉम साउथ अफ्रीका। रस्किन, टॉलस्टॉय जैसे लोगों को जब इन्होंने पढ़ा है तो उसमें इसके लिए पूरी तरीके से योजनाबद्ध। वो काले कानूनों के खिलाफ उन लोगों ने बहुत लिखा था। तो फिलहाल तो पहले तो गांधी जी आ गए, सत्याग्रह सभा की स्थापना की, और उन्हें अब गांधी जी ने आह्वान किया तो हर जगह से आंदोलन शुरू होंगे। तो इस तरीके से दिल्ली में लीड किसने किया? स्वामी श्रद्धानंद लेड फ्रॉम दिल्ली। दूसरा मुद्दा है
स्वामी श्रद्धानंद, लेड फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से नेतृत्व किया। फाइव पीपुल या फाइव revolutionaries, not people, the five revolutionaries were killed in a firing at Delhi। तो दिल्ली में 5 लोग, 5 क्रांतिकारी, 5 आंदोलनकारी पुलिस फायरिंग में मारे गए। शुरू हो गई कहानी यहीं से। अब आ जाइए पंजाब, क्योंकि पूरे देश का इस मामले में जो रॉलेट एक्ट के विरोध के मामले में जो एक्टिविटीज रही है, उसकी तीव्रता रही है और उसका एक्सपेंशन जो रहा है, वो पंजाब ने समझो, कहते ना, इस महफिल को लूट लिया। इस आंदोलन की महफिल को पंजाब ने लूट लिया, जो एक्टिविटीज और उसकी जो इंटेंसिटी रही है। तो इस आंदोलन को देश भर में कहीं से भी लीड किया गया, लेकिन लीडर पंजाब रहा है इस मामले में। जैसे 1857 का जब विद्रोह हुआ, तो अलग अलग प्रांत, अलग अलग जगह, अलग अलग स्थानों से इसका लीड किया गया और अलग अलग लोगों ने नेतृत्व करते हुए, कुल मिला के ये डिस्पर्स था, फैला हुआ था, एकजुट नहीं था। बट कहा जाए इन सब में सबसे ज्यादा लीड किसने किया? अब 2 ऑप्शन आपके साथ हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते, बाकी तो जो रहेगा वो पूरी तरह गलत रहेगा। कंफ्यूजन वाले केवल 2 ऑप्शन है। अब बताओ 1857 के विद्रोह में अगर कहा जाए कि इनमें से लीडर कौन था, दिल्ली या अवध? अब दिल्ली हिंदुस्तान का शासक है कहने को, अब ऑफिशियल तो है ही दिल्ली या अवध। देखो अचानक याद है, बट क्वेश्चन का लेवल ठीक है, कॉन्सेप्चुअल है थोड़ा सा। 1857 पढ़ा ना, तो अलग अलग जगह से हुआ, कानपुर, अवध, अवध में लखनऊ है, ग्वालियर, कहाँ कहाँ, झांसी, सब बिहार। तो अवध है कि, क्योंकि अंग्रेजों ने तो स्वीकार किया है कि लीडर तो दिल्ली है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी है इस विद्रोह को? यह एक हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। इसका नेचर किसने बताया है? होम्स, टी.आर. होम्स। तो हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का मतलब है कि फिर उसने जब एक्सप्लेन किया है, तो ये कहा है होम्स ने कि इस विद्रोह का नेतृत्व एक मुसलमान ने किया और शुरुआत एक हिंदू ने किया। भाई शुरुआत तो मंगल पांडे ने किया, तो शुरुआत स्टार्टेड बाय हिंदू मंगल पांडे और लेड बाय बहादुर शाह जफर। तो अंग्रेजों ने तो ये स्वीकार किया है। लेकिन ध्यान, अब इस पर मुख्य परीक्षा का भी ये प्रश्न है। एक्चुअली ये प्रश्न मुख्य परीक्षा का एनालिटिकल प्रश्न है थोड़ा सा, क्योंकि अवध को आप और अन्य क्षेत्रों को ले लो, जैसे झांसी उठाओ, तो झांसी एक अलग राज्य था, लेकिन झांसी में झांसी ही था और कुछ था नहीं। और देखा जाए तो अवध को आप उठा लो, तो जितने लखनऊ, कानपुर, झांसी, झांसी जो सबसे बड़ा है, इसके बाद अन्य फैजाबाद, इलाहाबाद, रायबरेली, बरेली, जितना, ये सब अवध प्रांत के ही क्षेत्र है। तो सबसे ज्यादा विद्रोह अगर कहीं हुए तो अवध प्रांत में हुए। तो विद्रोह की जो इंटेंसिटी बढ़ाने का काम किया वो अवध प्रांत ने किया। विद्रोह की प्रबलता बढ़ाने का अगर किसी ने काम किया, तो अंग्रेजों को डराने का अगर किसी ने काम किया तो अवध ने किया। अंग्रेजों ने भले ही इस विद्रोह को सप्रेस कर दिया, बट वो कप गए अंदर से इस विद्रोह की तीव्रता को देखकर। किसके कारण? अवध के कारण। तो एक्चुअल में लीडर तो अवध ही है, बट एक्सटर्नली तो कहने को बहादुर शाह है, क्योंकि है वो शहंशाह हिंदुस्तान। उसने घोषित भी किया अपने आप को, मैं हिंदुस्तान का बस। भाई हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा है, बट उसका हिंदुस्तान कितना बड़ा था उस समय? आलम से पालम तक, लाल किले से लेकर के पालम हवाई अड्डे तक का हिंदुस्तान था। उसका इससे बड़ा राज्य ही नहीं था हिंदुस्तान, बहादुर शाह जफर के अधीन, है ना। तो ये ऐसा कुछ है, छोड़ो। तो पंजाब में आ जाइए। तीसरा पंजाब। यहां 2 स्थानीय नेता, द 2 लोकल लीडर
कौन? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड सतपाल was leading the protest. Was leading the protest. इन्हें यहां गिरफ्तार कर लिया गया। मुद्दा बिल्कुल क्लियर है, सुनते रहिए। इन्हें मीन्स सैफुद्दीन किचलू और सतपाल को, तो सैफुद्दीन किचलू एंड सतपाल वेर अरेस्टेड। गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, इनके गिरफ्तारी के विरोध में क्या हुआ? कुछ खास बात है क्या? इनके गिरफ्तारी के विरोध में, इन अगेंस्ट ऑफ अरेस्ट ऑफ दीज लीडर्स, पंजाब में शांतिपूर्ण आंदोलन किए जा रहे थे। शांतिपूर्ण मतलब धरना देना, मतलब उसमें तोड़ फोड़ मारपीट नहीं था, शांतिपूर्ण आंदोलन पंजाब भर में शुरू हो गए, स्पेशली अमृतसर। ठीक है, तो क्या लिखा? इन द प्रोटेस्ट ऑफ दिस अरेस्ट ऑफ दिस लीडर्स देयर स्टार्टेड द पीसफुल मूवमेंट इन पंजाब। ठीक है, एज सच ए प्रोसेसन, ऐसा ही एक जुलूस, एज सच प्रोसेसन ऐसा ही एक जुलूस अमृतसर शहर में निकाला गया था। एज सच प्रोसेसन वॉज रनिंग इन द सिटी ऑफ अमृतसर। ठीक है, जिस पर पुलिस ने फायरिंग की, गोलियां चलाई। ठीक है, ऑन the procession, the police on the procession, the police opened the fire, okay, on the procession police opened fire. in reaction प्रतिक्रिया में the crowd become, क्या कहते हैं, क्रुद्ध हो गई, become violent, yes, the crowd become violent and performed the हिंसक गतिविधियां, performed the violent activities, और हिंसक गतिविधियों को अंजाम दिया। हिंदी में ऐसे लिखो, हिंदी में तो सजा के लिखो और हिंसक गतिविधियों को अंजाम दिया। न सजा अंग्रेजी में भी है, टेंशन नहीं लेना है। वो जो इतना बना के लिखेंगे ना, सजा गड़बड़ तब होता है जब स्क्रिप्ट किताब से आती है। वो ऐसे से शब्द लाते हैं, कभी कभी तो उसको काट के सही करना पड़ता है, कभी कभी उनसे सीखना पड़ता है। दोनों बातें हैं, एक ही बात नहीं है, इसलिए भरोसे उठ गया उससे। नहीं, अंग्रेजी ठीक है, बट अपने आप बनाओ ज्यादा सही है, क्योंकि अपने प्रयास अच्छे होते हैं। तो अब आगे आप समझ गए ना, समझ जाना ही ठीक है, क्योंकि हर एक लाइन लिखोगे पूरा पेज यही लिखोगे कि हिंसक हो गई, मतलब फिर तोड़ फोड़, पुलिस चौकी फूकना, बस फूकना। बस तो चल नहीं थी उस समय की जो स्थिति थी, उसको सरकारी नुकसान पहुंचाना, पुलिस थाने वगैरह सब यही सब हुआ। दैट्स इट। ठीक है, 10 अप्रैल को ये सब जो तोड़फोड़ हुई किसके विरुद्ध हुई? उस किचलू और सतपाल के अरेस्ट के अगेंस्ट में जो आंदोलन चल रहा था उसके विरुद्ध हुआ। 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर शहर का प्रशासन एक सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर आर डायर को सौंप दिया गया। ऑन 10 अप्रैल 1919 द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अमृतसर सिटी, the administration of Amritsar city was given to a military officer General R. Dyer, General Brigadier R. Dyer, Brigadier R. Dyer लिख लो, Brigadier
आर डायर। वाइल द गवर्नर ऑफ पंजाब वॉज माइकल ओ डायर। वाइल द गवर्नर ऑफ पंजाब वॉज, तो दो डायर हैं, ध्यान रहे। एक तो माइकल ओ डायर है, और एक है ब्रिगेडियर आर डायर। ये दो डायर हैं, दो प्रकार के। ये जो माइकल ओ डायर है ये गवर्नर ऑफ पंजाब है, और आर डायर ये कौन है? ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, इसको तो सीओ सिटी कह सकते हो, है ना? नहीं, वो क्या कहते हैं, सिटी मजिस्ट्रेट। ये सिटी मजिस्ट्रेट का समझो एक प्रकार से। और ये जो आर डायर है इसको अपॉइंट किया गया सिटी मजिस्ट्रेट, मतलब कि अमृतसर शहर का प्रशासक, ये सैन्य अधिकारी है, ठीक है। और पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दी गई, एंड इट वॉज इंप्लीमेंटेड द मार्शल लॉ, सैन्य शासन, इट वॉज इंप्लीमेंटेड द मार्शल लॉ इन होल पंजाब। क्लियर? ये बैकग्राउंड है, एक स्थिति है किस चीज के लिए, जो अगली हेडिंग है वो है जलियांवाला बाग हत्याकांड। आप एक हेडिंग डालिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड। मैस्केर, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ है? 13 अप्रैल 1919। ठीक है, नोट कीजिए। ऑन 13 अप्रैल 1919 द डे ऑफ बैसाखी। ऑन 13 अप्रैल 1919 ऑन द डे ऑफ बैसाखी। बैसाखी, बैसाखी क्या है भाई? बैसाखी एक धार्मिक त्योहार है कि सामाजिक त्योहार है? सिखों का है। सिखों का ये जो बैसाखी है ये एक्चुअली ये अर्ध धार्मिक त्योहार है, क्योंकि बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने 5 शिष्यों को बुलाकर अपने, जिनकी परीक्षा ली थी, और फिर उनको पॉलिटिकल यानी औरंगजेब से लड़ने के लिए प्रेरित किया था, और वास्तविक कारण बताए थे, राजनीतिक एक्टिविटी करने के लिए उन्होंने प्रमोट किया था। तो उनका पहले टेस्ट लिया था पांचों को, और 5 चीजें धारण करने के लिए कंपलसरी कहा, केस, कंघा, कच्छा, कड़ा और कृपाण। तो 5 चीजें। फिर वो अब अर्ध धार्मिक हम इसलिए करें कि कुछ मामले धार्मिक हो गए, क्योंकि पहली चीज तो गुरु गोविंद सिंह ने बुलाया था, तो सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु थे, तो रिलीजियसली उन्होंने बुलाया था, और काम क्या सौंपा था? राजनीतिक। तो आधा धार्मिक आधा। तो जो चीजें उन्होंने कहा कि इसको रखो, तो ये तो उस समय के लिए जरूरत थी। कृपाण मतलब अस्त्र शस्त्र रखो, कंघा, कच्चा, ये सब एक प्रमाण, बाल वाल रखते ना, वो प्रण के लिए, प्रतिज्ञा के लिए, तो कंघा रखना पड़ेगा। बाल है तो कंघा रखना पड़ेगा। कहीं भी लड़ते लड़ते जाना है तो वो परमानेंट रखो अपने पास, नहीं तो बाल खराब हो जाएंगे। ठीक है, तो जरूरी है। फिर कच्छा तो इम्पोर्टेंट चीज है, उसको वैसे भी कहीं बाहर रहना है तो रखना ही है। ठीक है, तो केस रखो, क्योंकि इससे आपको याद दिलाता रहे कि आपने प्रतिज्ञा के लिए क्या ली है, भीष्म प्रतिज्ञा। हमें राजनीतिक रूप से औरंगजेब से लड़ते रहना है और इसको खत्म कर देना, ये वो। तो केस, कंघा, कच्छा, कड़ा। कड़ा जो है स्ट्रिक्टनेस का प्रतीक है। जैसे लोग कहते हैं ना कि मैं देख लूंगा, तो ये क्या मतलब है? ये सिखों का है कि वो कड़ा से याद दिलाते रहते हैं, ये देखो, ये याद करो, करना क्या, जैसे भूलने की कोशिश नहीं करना है। पता लगा घर चले गए, तो घर वाले कहा आप कहाँ जा रहे हो, छोड़ो, जा नहीं दो।
तो फिर अचानक नहीं। तो कड़ा और कृपाण मतलब अस्त्र शस्त्र, तो आज भी वो कृपाण रख के चलते हो। धार्मिक आजादी, अस्त्र शस्त्र मना है भारतीय संविधान में, लेकिन धार्मिक रूप से कुछ चीजें करने के लिए उनको संविधान से भी छूट मिली हुई है, तो प्रत्येक को मिली हुई है, तो उनको धार्मिक मामला इसलिए लोग नहीं बोलते। तो एक मतलब रिजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के अंडर द रिजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, एक युक्त युक्त निर्बंधन के, ऐसा नहीं फिर तो कट्टा लगा के चलें, वो हमारे धर्म में है, ऐसा नहीं। रिजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हर जगह प्रभावी है, बस छोटी सी, अब बड़ी तलवार भी लेके नहीं चल सकते, तो इतनी बड़ी तलवार लेकर मेरे धर्म में है, फिर तो दफा क्या लगे 325 धारा लगेगी, अस्त्र शस्त्र अधिनियम। इतना छोटा सा प्रतीकात्मक सिंबॉलिक। चलिए खैर, तो इतना हो गया इसलिए क्योंकि क्यों हो गया भाई है, कहाँ थे यार, तो पता नहीं, कुछ तो शब्द आया होगा ना, तभी तुम लोग इतना बड़े। बैसाखी, तो ऑन द डे ऑफ बैसाखी at 4 o'clock in evening, at 4 o'clock in evening, there was organized a meeting at the place of जलियांवाला बाग in अमृतसर। तो 13 अप्रैल 1919 शाम लगभग 4 बजे एक सभा का आयोजन अमृतसर के जलियांवाला बाग में किया गया था। एक सभा का आयोजन अमृतसर के जलियांवाला बाग में किया गया था। शाम को लगभग 4 बजे का वक्त था, 13 अप्रैल को। पीसफुली ऐसे बुलाया गया था कि अब मामले को कैसे हैंडल किया जाए, यहाँ तो मार्शल लॉ लग गया है, सेना के अधिकारी आ गए हैं, तो अगला कार्यक्रम तय करना, मतलब यही सब था, आपस में विचार विमर्श। वहाँ ऐसा नहीं कि रोड जाम करना या कोई रिएक्शन करना, ऐसा कोई, केवल आपस में, ठीक है।